नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। ऐसे जितने भी मेरे साथी जो राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी, क्लर्क या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर अपने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस 2018 के बाद अर्थात 8 साल बाद प्राप्त हो रहा है और इस गोल्डन चांस को किसी भी शर्त पर मिस नहीं करना है। और इसी एग्जाम के सिलेबस के अंतर्गत पार्ट बी जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसके अंतर्गत नियम जो कि 30 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, उन नियमों में आज हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 को बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। और इस नियम की महत्वपूर्णता इस बात से आप लगा सकते हैं कि 2018 में जो एग्जाम हुई थी उसमें से ये मतलब उस एग्जाम में इस नियम से 8 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे। मैंने यहां पर लिखा है भूल ना भूल जाओगे, तो आप खुद पूरा लेक्चर देखने के बाद खुद बोल देंगे कि हां सर भूलना भूल गए और इसके अलावा अब हमको कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात आप तब बोलेंगे जब लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे। जो बात मैं शुरुआत में बोल रहा हूं 2 से 3 मिनट, इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको बातें समझ में नहीं आएगी कि इस नियम को कैसे पढ़ेंगे, बाकी नियम को कैसे पढ़ेंगे और क्या-क्या नियम हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। ठीक, इस नियम को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो मैं आपको उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, पहली बात तो इस नियम में कुल 26 नियम बताए गए हैं। अब 26 नियम में मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया नियम 7 में क्या लिखा है, जो कि 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। या अगर आपसे पूछ लिया जाए द्विविवाह किस में दिया गया है, या आपसे पूछ लिया जाए भैया 14 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है, आप इन डेप्थ पढ़ने के चक्कर में इनको नहीं करके जाओगे। कर भी लिया तो घोटोगे, याद नहीं रह पाएगा। बहुत नियम है, कैसे पढ़ोगे। तो भैया जैसे अगर मैं द्विविवाह की बात करूं 22 में है, 7 में बात करूं अवकाश है, 14 में बात करूं उपहार है, 13 में बात करूं चंदा है, मुझे कैसे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। इस आचरण नियम को हम सबसे पहले 26 के 26 नियम को कोरिलेशन से याद करेंगे। आंख बंद करके आप बता दोगे किस नियम में क्या है। दूसरे लेक्चर में हम इन 26 के 26 नियम को इन डेप्थ तरीके से कवर करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से एक एक बात को समझाऊंगा। इसके बाद जीएडी मतलब गेट जो है अपने अलग अलग समय समय पर सर्कुलर जारी करता है, इन नियमों से रिलेटेड उसको हम पूरा पढ़ेंगे। क्या क्या संशोधन, कहां कहां संशोधन हुए हैं, उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। लास्ट में नियम से रिलेटेड पीवाईक्यूज दूंगा आपको, क्या क्या 2018 में प्रश्न पूछे गए, और फिर अंत में हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे नियमों से रिलेटेड, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाए। क्लियर है बात। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये पूर्ण रूप से किस पर फोकस रहेगा, इन 26 के 26 नियम को कोरिलेशन से याद करवाना। क्योंकि अगर आप इन 26 के 26 नियम को कोरिलेशन से याद नहीं करोगे और प्रश्न पूछ लिए गए जो कि पूछे ही जाएंगे, तो आप फिर ये आसान प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, जो जो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, पॉज करके आप इसको देख लीजिए। मैं समझाते नहीं फिरूंगा क्योंकि आसान भाषा में समझा दिया है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन एग्जाम को दे सकता है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें इस एग्जाम से एलिजिबल कैंडिडेट्स ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। 300 से भी अधिक पटवारी अभी तक जुड़ चुके हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर जरूर जुड़े। अब मैं कोर्स की बात कर लेता हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो सब बातों पर चर्चा करना मेरे लिए जरूरी है। आप डबल स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देख लीजिएगा, वरना भटकाव की स्थिति ना हो। एक ही बार देखना है, आगे के लेक्चर में स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए, एक कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं।
क्यों लेकर आया हूं तो आप इस बात को समझ लो, जल्दी से समझा देता हूं। आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो नियम बहुत कठिन भाषा में दिए गए हैं। करंट परिपत्र जो जारी होते हैं उनको ढूंढने बैठोगे, उनको याद करना शुरू करोगे, नियमों को याद करना शुरू करोगे, 20% भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लिख के रख लो। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पर कुछ पटवारी है जिनको कुछ अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। अवेलेबल हो भी पाया तो 4-5 दिन एक्साइटमेंट में पढ़ लोगे, लेकिन फिर याद नहीं होगा, छोड़ दोगे। 2018 की एग्जाम में ऐसा ही हुआ था। कई सारे लोगों ने सोचा था कि पद कम है, एग्जाम का टाइम कम है, नहीं देते हैं, लेकिन समय रहते रहते एग्जाम की डेट भी बढ़ा दी गई, पद भी बढ़ा दिए गए। जिन्होंने बहुत मेहनत करना है उनके लिए एक पद भी काफी है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए 1 लाख पद भी काफी नहीं है। आप तो एग्जाम को क्लियर करके बैठे हुए समझ ही सकते हैं। ऐसा कोर्स आपको मध्य प्रदेश के किसी कोचिंग संस्थान द्वारा मिल जाए, मेरा नाम पलट देना, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, फीस को वापस ले लेना, कंपेयर करके देख लेना। मात्र 2000 फीस रखी गई है। आप खुद पढ़ने के बाद बोलेंगे कि इतनी कम फीस क्यों रखी है, इसकी तो 5000 रुपए फीस होना चाहिए। 1 सितंबर से हम इस कोर्स को शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही मैं आपको पार्ट बी में बहुत कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। पार्ट बी से ही सिलेक्शन होगा। पार्ट ए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, लेकिन इसको स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना है। सब कोर्स के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। ज्ञानदूत एकेडमी चैनल को डाउनलोड कर लो, कोर्स ले लो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संख्याओं के बाद मैं फीस इसमें 500-500 रुपए बढ़ाते जाऊंगा। ये 2000 रुपए इतने कम है कि आपके लिए, मतलब आप खुद ही सोच सकते हो ना, सब जॉब में है, किसी प्रकार की कोई समस्या आनी ही नहीं है। मेरी जब मेहनत को देखोगे आप खुद बोलोगे कि हाँ सर 2000 रुपए कुछ भी नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने देकर रखी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब मैंने आपको एक बात बीच में बताई थी कि सिविल सेवा आचरण नियम को अकेला पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो इसको समझ लो। देखिए, एक नियम है सिविल सेवा आचरण नियम 1965, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक नियम है जो कि आपको पता ही होना चाहिए, अपील वर्गीकरण नियम 1966। जब आप इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तब जाके ये दोनों नियम क्या होंगे, कवर होंगे। कारण क्या है, सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में क्या दिया है कि जो सिविल सेवक होते हैं वो किस प्रकार से अपने कर्तव्य नैतिकता को अपनाएंगे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, डूज एंड डोंट के नियम इसमें तय किए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहां पर अपील वर्गीकरण नियम 1966 क्या कहता है कि अगर आप इस आचरण नियम के तहत कुछ गलत काम करते हैं तो आप पर विभागीय जांच किस प्रकार से होगी, निलंबन आपका किस प्रकार से होगा, शास्ति कितनी कैसे दी जाएगी, मतलब दंड किस प्रकार, पेनल्टी किस प्रकार से दी जाएगी, ये सभी बातें इसमें चर्चा करना है। ये पूर्ण रूप से आपको पढ़ना है, इसमें मेन बातें ही आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक के बाद हम सीधे इसी वाले नियम पर जाने वाले हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में, जो कोरिलेशन से आपको 26 के 26 नियम याद करना है, उसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल सभी को। अब देखिए, मैं आपको कुछ धाराएं नियम दे रहा हूं। संविधान में अनुच्छेद बोले जाते हैं, अधिनियम में धाराएं बोली जाती है, नियम है इसलिए हम नियम बोल रहे हैं। तो मैं आपको कुछ नियम दे रहा हूं। मैंने दे दिया भैया नियम नंबर 4, नियम नंबर 7, नियम नंबर 9, नियम नंबर 10 या नियम नंबर 22। ठीक है, इन नियम में क्या क्या दिया है। तो आप जब इस लेक्चर को पूरा देखें तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये हमें बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। तो ये एक हिसाब से पूरा कंप्लीट कराने के बाद का आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब क्योंकि मैं इन सभी नियम को कोरिलेशन से याद करवा रहा हूं, इसीलिए आपको इनको नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्योंकि
नोट्स तो आपको प्रॉपर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वहां पर कोरिलेशन नहीं मिलेंगे। तो ये कोरिलेशन जहां पर नियम में से मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो उसको आप कृपया करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय आप जहां पर नियम के सामने जो मैं कोरिलेशन बता रहा हूं, याद करने के तरीका उसको लिख लोगे तो रिवीजन आपको 2 मिनट में हो जाएगा। रटोगे घोटोगे तो नहीं होने वाला है। क्लियर है? ये आपको छोटा दिख रहा होगा, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, नोट्स में बड़ा दिख जाएगा और अभी तो मैं सब कुछ लिखाते लिखाते ही याद करवाने वाला हूं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक और ये लिख लेना है ना, चलो मैं अगले पेज पर ले लेता हूं, अगला पेज ले लेता हूं यहां से। ठीक है, तो भैया मैं लिखता हूं वापस से, सिविल सेवा आचरण नियम 1965। ठीक है, सिविल सेवा नियम आचरण में राइटिंग थोड़ी बेकार है तो कृपया करके इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। सिविल सेवा आचरण नियम 1965, मुख्य बिंदु मतलब शुरुआती बातें। ठीक है, शुरुआती तथ्य की हम बात कर लेते हैं, बातें या तथ्य, और 26 नियम को कोरिलेशन से याद। इतना हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। क्लियर है भैया? तो पहले तो मैं आपको शुरुआती तथ्य याद करवा देता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, दूसरी एग्जाम्स में भी। फिर हम 26 नियम पर आ जाएंगे, मतलब यह भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए पहले कोरिलेशन से पहले हम शुरुआती तथ्यों को याद कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो फैक्ट है या वर्ष है वो याद नहीं हो पाता है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965, या फिर हम बोले कि सिविल सेवा आचरण नियम जो है इसका वर्ष क्या है, तो आप इसी में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला और आसान तरीका है इसका वर्ष याद करने का। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल कोरिलेशन है, इसको तो नहीं भी लिखोगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद रखें? अगर आप अपना आचरण बहुत अच्छा करोगे, रखोगे, तो आपके पास क्या आएगा, पैसा ही पैसा आएगा। और पैसा अगर बोला है मैंने, तो पैसा से क्या को राइमिंग वर्ड आ रहा है, 65 आ रहा है। ये आपको याद हो गया, ये लगभग सबको याद होगा। फिर भी मेरा मेन काम है सबको लेके हुए चलना, है ना, क्योंकि हाउसवाइफ भी होंगे जॉब के साथ। तो आचरण अच्छा रखोगे तो पैसा ही पैसा आएगा। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखा 64, 65, 66, 67, पैसा ही पैसा आएगा। क्या दिख रहा है राइमिंग वर्ड, 65। बात खत्म हो गई। अगली बात हम करते हैं नियम बनाने की, है ना। तो वर्ष तो हमने देख लिया, क्या हो गया, 1965। अगली बात हम करते हैं तो नियम बनाए गए, या नियम किसके द्वारा बनाए गए। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट ये रहेगा, तो सीधा उत्तर लिख कर आ जाना भैया, राज्यपाल के द्वारा। इसको भी मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नियम किसके द्वारा बनाए गए, राज्यपाल के द्वारा बनाए गए। ये 1 लाख करोड़ स्टार यहां पर आप स्पष्ट तौर पर लगाकर रख लेना। संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा बनाए गए, तो यह भी आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 309 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 309 के अंतर्गत। अब इस अनुच्छेद 309 को भी आप नोट डाउन करें, समझ ले, ताकि क्लियर कट बात पता चले अनुच्छेद 309 के तहत ही क्यों बनाए गए हैं। तो समझो इस बात को। तो देखिए अनुच्छेद 309 यह कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन जो भी काम करने वाले सरकारी कर्मचारी है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, उनकी भर्ती और उनकी सेवा की शर्तों को तय किस प्रकार से किया जाएगा, वो अनुच्छेद 309 से ही रिलेटेड है। कौन से भाग में है संविधान के, तो भाग 14। यह भी आपसे स्पष्ट तौर पर पूछ लिया जा सकता है। अब कानून बनाने का अधिकार इसके तहत किसे है, तो केंद्र सरकार को। अगर हम केंद्र सरकार के तहत बात करें तो संसद को है। राज्य सरकार के लिए अगर नियम बनाना है तो राज्य विधानमंडल को है। चाहे आप लोक सेवा की भर्ती, सेवा शर्तों, इन सबसे रिलेटेड बात कर लो, लेकिन यहां पर राज्यपाल लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब तक संसद केंद्र सरकार के संदर्भ में या राज्य सरकार के संदर्भ में विधानमंडल इस प्रकार का कोई भी औपचारिक कानून नहीं बनाती है, तो केंद्र सरकार के
के संदर्भ में राष्ट्रपति को इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार के संदर्भ में राज्यपाल को यह नियम बनाने का अधिकार है। इसीलिए क्या लिखा गया है, राज्यपाल लिखा गया है। क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक से बेसिक बात बताऊंगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रश्न आ गए ना तो आप फंसोगे नहीं। क्लियर है, बेसिक से बेसिक बात अपन समझेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 309 क्या है, तो नोट डाउन आप जरूर कर लीजिएगा। ये लागू कब हुआ, ठीक है, ये लागू कब हुआ और यहां पर हमारे लिए अधिसूचना की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिसूचना का मतलब क्या है, राजपत्र में किस वर्ष किस समय यह प्रकाशित हुआ। अब लागू होने की तारीख बहुत आसान है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत नियम बनाए गए, आप क्या बोलोगे, 309। कुछ नहीं करना है, ये 3 को आगे रख लो, ठीक है, और फिर ये 9 को भी लेकर आ जाओ, ये आपका काम हो गया। वर्ष आपको पता है 1965, ये हो गई लागू होने की तारीख। मतलब 3/9/1965 को ये जो नियम है ये लागू हो गया। अधिसूचना की तारीख की हम बात करें तो ये भी बहुत आसान से कोरिलेशन से याद कर सकते हो कि 2-3 लोगों के लिए नियम तो नहीं बनाया होगा, कई सारे लोगों को साथ में लेकर ये नियम बनाया गया। तो 23/7/1965 ये भी आपके लिए खत्म हो गया। मतलब नियम का वर्ष हमने ध्यान कर लिया, वर्ष देख लिया, नियम किसके द्वारा बनाए गए देख लिया, क्यों बनाए गए देख लिए, अनुच्छेद देख लिया, उसका भाग देख लिया, लागू कब हुआ, अधिसूचना। रटने बैठोगे ना तो नहीं होगा। जितने भी कोर्स आप देखोगे ना बहुत मतलब बस सामने आएंगे और आपको बोल बोल के पढ़ा दिखा देख देख के समझा के चले जाएंगे। अरे वो तो आप भी कर ले तो फिर पैसा भरने की आवश्यकता क्या है। ये कोर्स आपकी दशा दिशा सब कुछ बदल देगा। अभी आप देखते जाइए, सब काम खत्म हो जाएंगे। अगली बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पहला संशोधन इस नियम में कब किया गया, तो याद रखिएगा 1,00,000 करोड़ स्टार लगा लेना। 29 जून 1972 को पहला संशोधन किया गया था। यह भी पूछ लिया जा सकता है किस नियम में किया गया था, तो 14 में किया गया था। 14 किससे रिलेटेड है, तो 13 चंदा नियम, मतलब 14 जो है उपहार से रिलेटेड है। मुझे कैसे याद है, अभी आपको भी याद होंगे, देखते जाओ बस। तो 14 में उपहार दिया गया है, इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। क्रिस्टल क्लियर। अगर पूछा जाए इस नियम में अब तक का सबसे बड़ा संशोधन कहां और कब किया गया, तो कई सारी जगह पर संशोधन किए गए थे, लेकिन कब हुआ था बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। तो 25 मई 2000 को इस नियम में सबसे बड़ा संशोधन अब तक का किया गया था। यह हो गई हमारी एकदम बेसिक बात, क्रिस्टल क्लियर। नोट्स भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे जो अभी मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 309 राज्यपाल 23 जुलाई 1965, यह अधिसूचना क्रमांक उड़ते तीर के रूप में पूछा जा सकता है, तो क्रमांक आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कोरिलेशन बनाकर याद कर लीजिएगा। प्रकाशन एवं लागू होने की तिथि बता दी है। लागू किस पर होता है इसको भी देख लो, किस पर लागू होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे या ऐसे जितने भी शासकीय पद पर कोई व्यक्ति होंगे उन पर लागू होगा। केंद्र सरकार पर लागू क्यों नहीं होगा, यह प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि इनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं 1968 वाले। इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। केवल नाम, ये जो वर्ष जो नियम है ना केंद्र सरकार के लिए, उनके वर्ष बस आपको याद रखना है। तो ये आप नोट्स ऐसे ही मिलेंगे प्रॉपर, एकदम सिस्टमेटिक ग्रुप पे डाल भी दूंगा एकदम डेमो के रूप में। नियमों में पहला संशोधन बता दिया, सबसे हालिया और अंतिम दस्तावेजीकृत संशोधन, और बोले सबसे बड़ा संशोधन तो 25 मई 2000 के तौर पर ये हमें संशोधन देखने को मिलता है। ये हो गई बेसिक बात। अब आप खुद सोचो, अपने से पढ़ते तो क्या इतने सारे डायमेंशंस को आप कवर करते नहीं कर पाते। लेक्चर देखो, बोलते बोलते लिखते लिखते नोट्स बनाओ, सो रहे हो रात में तो उससे पहले बढ़िया आधे पौन घंटे ईयरफोन लगाओ, सुन भी लोगे तो भी याद हो जाएंगे कोरिलेशन वाले भाग एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना
ताकि ये जो पुण्य आप करो उसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिले। अब देखिए, जो मैंने आपको बोला डिटेल में अपन बाद में समझेंगे, अभी हमारा अब क्योंकि मेन बातें मैंने सब याद करवा दी है, तो 26 के 26 नियम को अब हम कोरिलेशन से याद करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, मतलब आंख बंद करके आप उत्तर दोगे। लेकिन यहां पर फंसोगे कहां वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये बातों को याद रखिएगा, समझिएगा, बहुत जरूरी रहता है। मान लो अगर मैंने लिखा 3, नियम नंबर 3, इसके अंतर्गत नियम नंबर 3 और नियम 3 क और 3 ख दोनों है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कभी भी 3 के अंतर्गत या 4 के अंतर्गत या कोई भी नियम के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ जुड़ता है, आप समझ के रखो कि वो मूल नियम में नहीं था, वो हमेशा आगे संशोधन के तौर पर ही जुड़ा हुआ है। अब 26 के 26 क्रम को याद करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से नियम के अंतर्गत ऐसे क ख या कुछ भी ऐसा है, तो उसको इसीलिए याद करना क्योंकि जब एग्जाम में आप इसको सॉल्व करो, मैं ये भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, आंख बंद करके करोगे भी, देखते चलिए, तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इतनी सी बात आप याद रखो कि देखिए भैया, 3, 14, 22 और 23 इसके अंतर्गत कुछ क ख, मतलब इनके अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको संशोधन अवश्य तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। तो 3 में 3 क भी है और 3 ख भी है, ठीक है। 14 में 14 क है, मतलब ए है। 22 में 22 क है और 23 में 23 ख है। अब देखो, सॉल्व करने का तरीका बाद में अपन चर्चा करेंगे। अब मैं इस प्रकार से नंबर लिख लेता हूं, 1 2 3, 3 के आगे क्या है? 3 क और 3 ख। मतलब क्लास के बाद आपको याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 ख, फिर मैंने लिख दिया 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में क्या है? 14 क है, ठीक है। उसके बाद 15 है, 16 17 18 19 20 21 22। 22 के आगे क्या है? 22 क है, ठीक है। 23 के आगे 23 क है, 24 25 26। ये हो गया। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे बताऊंगा, पहले कर तो लो, है ना, तभी तो पता चलेगा कि कैसे याद करना है। अब मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, भैया बताओ 8 में क्या है? सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 8 क्या कहता है? हो गए भेरू? नहीं बना ना? बहुत आसान है। अगर पूछ लिया जाए बताइए भैया नियम नंबर 23 में क्या है? खत्म, दी एंड। अगर पूछ लिया जाए नियम नंबर 4 में क्या है? इसी प्रकार से ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे 14 में उपहार, मैंने भी आपको बताया कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में उपहार किस नियम में दिया गया है? तो भैया 14। ये तुरंत तो होना चाहिए, समय नहीं रहेगा आपके पास, है ना। अब समझो, अपन इसको याद करते हैं। कभी भी कोई नियम को आप पढ़ते हो तो सबसे पहला नियम, देखो, संविधान जब पढ़ते हो तो भैया संविधान में जो रहता है उसको आप आर्टिकल या अनुच्छेद बोलते हो। अधिनियम बोलते हो, अधिनियम पढ़ते हो तो उनको आप क्या बोलते हो? धारा बोलते हो। नियम हम पढ़ रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? नियम बोलेंगे। तो कभी भी किसी नियम को आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहला नियम कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमेशा हर नियम 3 ही बात बताता है: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम का मतलब क्या है कि इस नियम का नाम क्या है, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिविल सेवा आचरण नियम 1965। विस्तार मतलब ये कहां तक विस्तारित रहेगा, कहां तक प्रभावी रहेगा? मध्य प्रदेश तक ये विस्तारित रहेगा क्योंकि इसका प्रभाव यही तक है। प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब यहां पर क्या है कि ये कब से लागू हुआ, बस बहुत बेसिक सी बात है। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये तो आप नोट्स से ही सीधे सीधे कर लेंगे। हमेशा लगभग 10 में से 9 नियम में दूसरा नियम या अनुच्छेद या फिर हम धारा बोले वो परिभाषाओं से रिलेटेड रहता है, मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड रहता है कि इस
जो नियम है इसमें कुछ शब्दों की डेफिनेशन किस प्रकार से रहने वाली है। अब देखो परिभाषाओं में भी कई सारी परिभाषाएं रहती है, तो इसमें भी दो में भी कुछ परिभाषाएं हैं। मैंने यहां पर संख्या नहीं लिखी है, इसीलिए मैं यहां पर इसको अलग से लिखूंगा। तो दो में हमेशा क्या रहता है, कुछ को कभी नियम को छोड़ दिया जाए अपवाद के तौर पर, लेकिन इस नियम के दूसरा नियम भी क्या बोलता है, परिभाषाएं ही बोलता है। मतलब पहला और दूसरा तो आपको कभी याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहला बोलता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, दूसरा क्या बोलता है, परिभाषाएं बोलता है। तो परिभाषाएं डेफिनेशन। अब इसमें तीन डेफिनेशन याद करना है, क, ख और ग। इसको नोट डाउन करिएगा, जो भी बोल रहा हूं ना, जैसे जैसे बोल रहा हूं उसके आगे कोरिलेशन बना के जो भी बताऊंगा वैसे लिख लेना, आसान हो जाएगा रिवीजन में। ठीक है, मान लो आपसे पूछ लिया जाए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत कौन से नियम में कुटुंब के सदस्यों की परिभाषा दी गई है। दो क, दो क, दो ख, दो घ या दो घ, फेल, खत्म बात, दी एंड। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए भैया, तीन ही परिभाषाएं याद करना है क्योंकि तीन ही है। अब किससे रिलेटेड हम परिभाषाएं देखेंगे, देखो समझो आप किसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है, शासन के लिए। किस तौर पर काम कर रहे हो, शासकीय सेवक के तौर पर, ठीक है। और आपसे कौन जुड़ा हुआ है, आपके कुटुंब जुड़ा हुआ है, मतलब परिवार जुड़ा हुआ है। ये खत्म हो गया, ये होता है कोरिलेशन। रटने वटने की आवश्यकता नहीं है। तो परिभाषा, दो क में शासन की परिभाषा दी गई है, समझाऊंगा अलग से आगे के लेक्चर में। दो ख में शासकीय सेवक की परिभाषा दी गई है, दो ग में कुटुंब के सदस्यों की परिभाषा दी गई है। अब आपसे किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए आप उत्तर दे सकते हैं, खत्म हो गई बात। कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, लास्ट में समझाऊंगा, धीरे धीरे समझा रहा हूं। लेकिन आप जब नोट्स से सीधा पढ़ना शुरू करोगे ना, एक बार आप करके देख लेना, सीधे नोट्स से पढ़कर देख लेना और मेरा एक बार लेक्चर देख लेना, और या तो सेल्फ स्टडी करके देख लेना। सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा समय लगेगा, नोट्स में उसका 5% कम लगेगा, और लेक्चर आपका सीधा सीधा 99% समय बचा देगा, क्योंकि याद, नोट्स, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो देखिए, ये हो गया एक और दो परिभाषा हमारी खत्म हो गई। अब तीसरे की हम बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना। देखो तीन में क्या दिया गया है, क भी दिया गया है, ख भी दिया गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार हो गया, परिभाषा हो गया। अब तीन में हमको क्या ध्यान रखना है, तीन में है सामान्य। बस इतनी बात याद रखना है। कैसे याद रखोगे, तीन सामान है आपके पास। क्या याद रखोगे, आचरण करने के लिए आपके पास तीन सामान है। कैसे सामान है, सबसे पहली बात तो आपके पास सामान या मतलब औजार के तौर पर बात कर सकते हो। एक सामान आपके पास है तत्परता, ठीक है, क्या है, एक सामान आपके पास है तत्परता, एक आपके पास सामान है शिष्ट आचार, या हम बोल सकते हैं शिष्टाचार, और एक सामान आपके, या शिष्ट आचार को आप शिष्ट व्यवहार के तौर पर भी लिख सकते हो, और एक सामान है आपके पास शासन की जो नीति है ना, शासन की जो नीति है उसका पालन। ये आपका हो गया तीन क, तीन ख और तीन भी समाप्त। तीन क्या, मैं अगर आपसे बोलूं कितने सामान्य है आपके पास, तो आप बोलोगे सामान्य परिभाषा नियम है भाई, तीन में है। कितने हैं, एक तो हो गया भाई साहब तत्परता दिखाना है आपको लोक सेवक रहते हुए, है ना, शिष्ट आचार करना है, ये तीन ख में हो गया, और शासन की नीतियों का पालन करना है, तीन ख में। इन सभी को बहुत डिटेल में घुस के पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया भैया खत्म। आगे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं, एक नियम बोलता है निकट संबंधियों को नौकरी पर रखने से संबंधित नियम कौन सा है, तो आप कैसे कोरिलेशन बनाओ इसके लिए, निकट संबंधी कितने किलोमीटर दूर का नहीं होना चाहिए, ये नियम मतलब अंदर नहीं दिया है, ये तो मैं कोरिलेशन से याद करवा रहा हूं आपको, है ना। तो निकट संबंधी याद करने के लिए कितने किलोमीटर दूर से नहीं अधिक होना चाहिए, 4 किलोमीटर से। तो निकट संबंधियों को नौकरी पर
रखा जाना, ये इस बात से रिलेटेड है। मैं बहुत बार रिपीट करूंगा ताकि क्लास में ही आपका याद हो जाए। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार, मेरे पीछे पीछे बोलते जाना बिना देखे, है ना। नोट्स आपको बढ़िया तरीके से इसके लिए बनाना है, बाकी के नोट्स तो अंदर जो पड़ेंगे वो मिल ही जाएंगे। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ हो गया। परिभाषा तो क्या बताया था? शासन, शासकीय सेवक, कुटुंब के सदस्य। तीन सामान आपके पास है। क्या? तत्परता, शिष्टाचार, शासन की नीति का पालन। खत्म बात। निकट संबंधियों को नौकरी पर रखना नहीं है। कितने किलोमीटर से दूर वाले को? 4 किलोमीटर से दूर वाले को। अब हम बात करते हैं 5, 6, 56 इंच का सीना आपको कहां कहां नहीं दिखाना है लोक सेवक रहते हुए? तो एक तो आपको राजनीति, यहां से प्रश्न आया हुआ है 2018 में, एक तो आपको राजनीति में, ठीक है, और निर्वाचन में ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना है। कैसे? वो आगे चर्चा करेंगे, अभी तो याद कर रहे हैं। 56 इंच का सीना आपको राजनीति और निर्वाचन में नहीं दिखाना है। इसके अलावा कहां नहीं दिखाना है? तो प्रदर्शन और हड़ताल में भी आपको किसी प्रकार का अपना 56 इंच का सीना नहीं दिखाना है। ये 6 तक याद हो गया। निकट संबंधी नौकरी पर रखना 4 किलोमीटर। 56 इंच का सीना कहां नहीं दिखाओगे? राजनीति, निर्वाचन। फिर आप बोलोगे अरे 6 में क्या हो गया? तो हड़ताल और प्रदर्शन। घोटोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 7, 8, 9, 10 तक हम जाते हैं, फिर एक बार बताऊंगा एग्जाम में आए तो कैसे आप सॉल्व करना। चलिए भैया, अब 7, 8, 9, 10 की हम बात करते हैं। कितने दिन होते हैं आपके हफ्ते के? 7 दिन होते हैं। क्या कोशिश करना चाहिए हमको? 7 के 7 दिन ऑफिस जाने की, मतलब अवकाश नहीं लेने की। ठीक है, अवकाश नहीं लेने की। बहुत आसान है। तो 7 के 7 दिन आपको अवकाश नहीं लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है? जैसे कभी कभी होता है ना कि पब्लिक सर्वेंट अगर अवकाश आपको चाहिए तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर चले जाते हैं शासन की आलोचना करने, प्रेस के पास, मीडिया के पास, उनका आलोचना करते हैं। ये सभी चीजें होती है। ठीक, तो 7 के 7 दिन आपको अवकाश नहीं लेना है जहां तक कोशिश हो सके। और इस अवकाश के लिए संघ बनाकर, संघ मतलब ग्रुप बनाकर, प्रेस या मीडिया में नहीं जाना है। ठीक है, कहां नहीं जाना है? प्रेस और मीडिया में नहीं जाना है। और प्रेस और मीडिया के सामने सरकार की आलोचना भी नहीं करना है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आपको यहां तक? अब एक बार यहां तक हम रिपीट करते हैं और एग्जाम में कैसे आएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या लिखा देखो, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना। 1, 2, फिर 2 में क्या था? 2 क, 2 ख, 2 घ, फिर 3, 3 क, 3 ख, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां तक आपको कैसे याद हो गया? पहला हो गया संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरे में हो गया परिभाषा। परिभाषा में भी आपने क्या देखा? तो परिभाषा में आपने शासन, शासकीय सेवक, कुटुंब के सदस्य देखे। 3 सामान आपके पास थे, तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार और शासन की नीतियों का पालन। निकट संबंधी कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 56 इंच का सीना कहां नहीं दिखाना है? राजनीति, निर्वाचन, प्रदर्शन, हड़ताल में। 7 के 7 दिन अवकाश आपको ग्रहण नहीं करना है। संघ बनाकर प्रेस और मीडिया के पास नहीं जाना है और आलोचना नहीं करना है। सीधी सी बात, खत्म हो गई है। 10 के 10 आपको खत्म। ठीक, अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है? पेन पेपर भी चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलाना भी पड़ा तो मैं आपको बता देता हूं। मान लो आ गया सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में 10 नियम में क्या दिया गया है, या फिर पूछ लिया जाए कि निकट संबंधियों को नौकरी पर रखे जाने से संबंधित प्रावधान किस नियम में दिए गए हैं। इस प्रकार का आ गया कि 2, 3, 4, 5 ऐसा ऑप्शन दे देता हूं मैं। 7, 8, 9, 10, 5 मतलब 4 है ऑप्शन। अरे मैंने 5 ऑप्शन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं और अच्छे से ऑप्शन दे देता हूं कि भैया 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और इधर ऐसा पूछ लिया जाए 10 में कि 10 नियम में क्या दिया गया है। इनमें से कुछ भी अगर हम बोलते हैं कि जैसे अवकाश की बात है, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया। एक हो गया संघ की बात है, एक हो गया निकट संबंधी वाली बात हो गई, और एक हमने क्या बोल दिया कि आलोचना की बात हो गई, है ना।
अब इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे? अब आपको पेन पेपर नहीं चलाना है एग्जाम में। आपको क्या करना है, जैसा 10 नियम है तो आप 10 में उन गिनती गिन लोगे। यहीं पर 56 इंच के सीने से आप जाओगे तो 56 इंच का सीना, 7 अवकाश, 7 से आपको याद हो जाएगा, 7 से अवकाश ग्रहण नहीं करना है। संघ बनाकर कहां नहीं जाना है? प्रेस और मीडिया के पास, और प्रेस मीडिया के पास जाकर आलोचना नहीं करना है। तो आलोचना हो गया खत्म। अगर मैं पूछ लूं, जैसे मैंने यहां पर बोला था निकट संबंधियों को नौकरी पर नहीं रखना, तो निकट संबंधी कितने किलोमीटर से दूर नहीं रखना है नौकरी पर? 4 किलोमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लो उंगली पर आप कभी कभी नहीं बोल पाए, आपको पीछे एक रफ पेज दिया जाएगा, मतलब एग्जाम हॉल में सीधा सीधा आपको केवल 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इन नियम को एज इट इज उस एग्जाम हॉल में पेपर में उतार लेना। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, सीधा उत्तर देने में आप क्या हो जाओगे? सक्षम हो जाओगे। मेरे लेक्चर थोड़े से बड़े रहते हैं, एक बार देखकर आपका काम हमेशा के लिए खत्म, सब कुछ आप सीधा सीधा सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भैया, तो हमने यहां पर कहां तक कर लिया? 10 तक कर लिया। आप समझना, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। चलो बिना देखे आप मेरे साथ रिपीट करते जाना, जितनी बार बोल रहा हूं उतनी बार। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ हो गया है ना। परिभाषाएं में मैंने आपको बता ही दिया। शासन, शासकीय सेवक, कुटुंब के सदस्य, सामान्य में तत्परता, शिष्टाचार, शासन की नीति, 4 किलोमीटर निकट संबंधी, 56 इंच का सीना, राजनीति, निर्वाचन, प्रदेशन, हड़ताल, अवकाश, संघ, प्रेस, मीडिया, आलोचना। अब मैं चाहता तो एक बार बोलकर चले जाता, लेकिन मैं जो है आपको याद करवाना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, पैसे वैसे और इन सब की दिक्कत नहीं है आपके पास, और मेहनत करने की भी दिक्कत नहीं है। मेन बात समय की है। और मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि बस बोला और सामने दिखा के चले गया। नहीं, ऐसा अपन कुछ नहीं करेंगे। आराम से इतना सफिशिएंट समय कि 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा और सब चीजें याद हो जाएगी, लेकिन कोर्स लेने के साथ होगी, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। खैर, हम आते हैं आगे। मान लो अगर आप अवकाश ग्रहण कर लेते हो और संघ बनाकर प्रेस मीडिया के पास जाते हो और आलोचना कर ही देते हो, सरकार क्या करेगी? सरकार उस चीज को आपके लिए साक्ष्य के तौर पर क्या करेगी? प्रस्तुत कर देगी। मतलब 11 हो गया साक्ष्य, और इस साक्ष्य को जब प्रस्तुत कर देगी तो आपकी जानकारी के रूप में यह क्या किया जाएगा? सरकार के तौर पर या सरकार के द्वारा जो भी मुख्य सचिव है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुख्य सचिव या जो भी आपके विभाग का व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, वो साक्ष्य के तौर पर सरकार को इसकी क्या कर देगा? जानकारी दे देगा। और जानकारी दे दी तो फिर आप क्या हो जाओगे? वहीं पर आपका काम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब देखिए यहां पर एक 12, जैसे मैंने यहां पर बताया था ना, 3, 14, 22, 23, तो 3 क ख है, 14 क है, 22 क है, 23 ख है। मूल रूप से अगर आप नियम देखोगे तो 12 में सीधा 13 शुरू हो रहा है, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको 12 क भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने 12 क अलग से इसलिए नहीं डाला है क्योंकि यह जानकारी से ही रिलेटेड है, मतलब जानकारी की सूचना। बस इतना आप 12 का अलग से लिख लेना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों जानकारी से रिलेटेड है, एक में जानकारी देना है 12 में, और 12 का में जानकारी की सूचना है। क्लियर है? तो रिपीट करता हूं, अवकाश ग्रहण कर लिया और संघ बनाकर प्रेस मीडिया में गए, आलोचना करी, तो इसी पूरे प्रेस मीडिया में जो आपने बोला है उसको साक्ष्य के तौर पर उसकी जानकारी किसको दे दी जाएगी? विभाग को दे दी जाएगी। इतना एक कोरिलेशन का भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 12 तक आपको इस कोरिलेशन के माध्यम से याद करना है। 13 से अपने को अगला कोरिलेशन या अलग कोरिलेशन के साथ याद करना है। ठीक है, कैसे? अब इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं नॉर्मली आम तौर पर किसी से तू करके तुम करके बात नहीं करता हूं, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो किसी भी प्रकार से, लेकिन कोरिलेशन याद करने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं तेरा चांद मतलब कोई गर्लफ्रेंड होगी आपकी, वाइफ होगी आपकी, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, है ना। खैर तो अगर मैं आपसे बोलूं तेरा चांद या तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया,
ध्यान से सुनना, गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, सबके सब क्या देते हैं? उपहार देते ही देते हैं। तो तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया? तो चांद से क्या हो जाएगा? चंदा। तुझे चांद कहूं या चंदा, तो तू से तेरा भी हो सकता है। तो तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया? 14 का सबसे पहला संशोधन था, है ना। अब देखो, उपहार के साथ ही है ये, लेकिन चंदे के रूप में है और दहेज के संबंध में चंदा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पहला कोरिलेशन, पहला संशोधन था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया? क्या दहेज में चंदा लिया था? ये हो गया 14। अब मान लो आप बोल देते हो हां, मैंने तो दहेज में चंदा लिया था, मतलब दहेज की मांग की थी। बहुत मतलब प्रैक्टिकल कोरिलेशन है, याद, कहानी के तौर पर याद होगा। क्या बोला मैंने? तेरे चांद को, बोलते बोलते चलना भैया, बेहतरीन नियम है, मजा आ जाएगा। तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया? क्या दहेज में चंदा लिया? आप बोलोगे हां, मतलब याद करने के लिए बोल लेना। अब किसी ने लिया होगा, किसी ने नहीं लिया होगा, वो आपका पर्सनल मैटर है, उस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया? क्या दहेज में चंदा लिया? आपको बोलना है हां, याद करने के लिए। जैसे ही आप हां बोलोगे, कहानी शुरू हो जाती। क्या क्या होगा? आपका जो सम्मान है वो कम हो जाएगा, मतलब 15 में है सम्मान समारोह, सॉरी, है ना, थोड़ा सॉरी। तो मैंने क्या बोला आपको कि दहेज के संबंध में चंदा, तो आपने हां करा, तो आपका सम्मान क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। हो सकता है आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाए। हम एजम्पशन कर रहे हैं याद करने के लिए। आप जब नौकरी से निकल गए तो आप इस लायक भी नहीं होंगे कि आप प्राइवेट कारोबार भी कर पाओ या प्राइवेट नौकरी भी कर पाओ। समझना, बहुत अच्छा कोरिलेशन है। रिपीट कर रहा हूं, तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया। कोई इरिटेट मत होना जितनी बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको क्लास में ही याद हो रहा है। अगर आप इरिटेट हो मेरे रिपीटेशन से, इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं आता है। स्वाभाविक सी बात है इस प्रकार के नियमों को। तो तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया? क्या दहेज में चंदा लिया? आप बोलोगे हां। क्या होगा? नेगेटिव सब याद रखना है। आपका सम्मान कम हो जाएगा, आप प्राइवेट जॉब के लायक भी नहीं रह पाओगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। तो आप क्या लेना शुरू कर दोगे? उधार देना या लेना शुरू कर दोगे। उधार लेने से याद रख लेना, तो देना भी याद हो जाएगा, क्योंकि उधार देना, लेना, इन्वेस्टमेंट, जिसको विनिधान भी कहते हैं, वो सब के सब इसमें है। जब उधार लेना शुरू करोगे, मतलब पैसा आपके पास नहीं है, मतलब अब आप क्या हो जाओगे? दिवालिया हो जाओगे। मतलब आपके ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। ये बात क्लियर है। जब दिवालिया हो गए, कर्जा हो गए, मतलब अब आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति होती है? एक होती है भैया जंगम, ठीक है, एक होती है स्थावर। जंगम का मतलब क्या होता है? इमूवेबल, सॉरी मूवेबल। स्थावर का मतलब क्या होता है? मैंने उल्टा बोल दिया होगा। स्थावर का मतलब इमूवेबल, जंगम का मतलब क्या है? कि मूवेबल। आप मेरे पढ़ाने के तरीके से पता चल रहा होगा आपको कि मैं कोई आज का पढ़ाने वाला नहीं हूं, बहुत कुछ ऐसे ऑलरेडी पढ़ाकर आ चुका हूं, तो मेरे को पता है कि क्या क्या शब्द और क्या क्या चीजों के क्या क्या मीनिंग और कैसे पढ़ाना है ना। तो आज का मत समझना मुझे, बहुत 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, नियमों को भी। खैर, तो क्या बोला मैंने आपसे कि रिपीट करेंगे अपन अच्छे से, बढ़िया तरीके से, है ना। एक बार 18 तक देखो। तेरे चांद को तूने क्या उपहार दिया, है ना, और दहेज में चंदा लिया। आप बोलोगे हाँ। क्या क्या होगा? सम्मान कम होगा, प्राइवेट नौकरी में रहने के लायक नहीं रहोगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? उधार। देखो, एक बार में नहीं याद हो, ऐसा भी हो सकता है, दूसरी बार में 100% याद हो जाएगा। बस एज इट इज लिख लेना कोरिलेशन, ठीक है। प्राइवेट कारोबार नहीं कर पाओगे, नियोजन नहीं कर पाओगे, उधार लेना शुरू कर दोगे, दिवालिया हो जाओगे, और दिवालिया हो जाओगे तो संपत्ति बेचनी पड़ेगी, चाहे वो जंगम हो चाहे स्थावर हो। हर चीज को अंदर डिटेल में आगे समझेंगे। ये हो गई संपत्ति।
है ना। 19 में क्या हो गई, संपत्ति हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, आपको 20वें नियम में मतलब जंगम स्थावर सब कुछ ऐसा हो गया, और ये दहेज के संबंध में चंदा भले आपने नहीं लिया था, आपको अपने कार्य और जो भी आप किए हो मतलब आपका जो चरित्र है उसको निर्दोष साबित करने का जो हम बोल सकते हैं कि तरीका आपको ही क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये आप देखो 1 से लेकर 20 तक हमने घोट दिया, खत्म कर दिया, दी एंड हो गया। बात क्लियर है। चलो भैया एक बार और रिपीट करो, पॉज करो और रिपीट करो। जहां भी फंस रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन इन कोरिलेशन के नोट्स आप जरूर बना लेना। आगे की हम बात करते हैं। जब कार्य और चरित्र को निर्दोष आपको साबित करना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका प्रभाव कम होने लग जाएगा। और जब प्रभाव कम होने लग गया और इस प्रकार की चीजें होंगी तो घर में लड़ाइयां होंगी, हो सकता है आपका डाइवोर्स हो जाए, है ना। मैं याद करवाने के लिए बात कर रहा हूं, जितनी भी बातें बोल रहा हूं ये इमेजिनरी है, कृपया कोई अपने ऊपर ना ले, है ना, स्वाभाविक सी बात है। प्रभाव कम होगा। 22 में क्या है, 2 विवाह, तो 22 दो द्विविवाह अपने आप ही याद हो जाएगा। और कोरिलेशन के अंतर्गत याद रखोगे तो ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रभाव कम हुआ तो पत्नी छोड़ गई, दूसरा विवाह कर लोगे 22 के अंतर्गत। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही है। और 22 में मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्या, कि भैया 22 का भी आपको देखने को सीधा सीधा तौर पर मिल सकता है ना। अब 22 द्विविवाह आपने करा है तो क्यों करा है, क्योंकि जो अवचार था आपका, अवचार का मतलब क्या है, मिसकंडक्ट, ठीक है, ये मिसकंडक्ट आपका बेकार था इसलिए आपने करा है। आप चाहो तो इनको अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, मतलब आपके पास 26 के 26 नियम है, आप इनको घोट कर देखना, 10 दिन बाद भूल जाओगे। और एक बार इस प्रकार से कर कर देख लेना, जीवन भर याद रहेंगे, है ना। ये तरीका है बहुत अच्छे से, खुद से घोटने की कोशिश मत करना, कुछ भी याद नहीं रहेगा, बस थोड़ी सी मेहनत की बात रहती है कोरिलेशन में, एक ही बार अपने आप सब याद हो जाता है। ये हो गया 22 क तक हमारा पूर्ण रूप से समाप्त। चले भैया तो एक बार अब यहां तक रिपीट कर लेते हैं, फिर फाइनल आगे बढ़ के एक बार फिर से लिखेंगे, फिर आप बिना देखे करने की कोशिश करना। क्या तेरे चंदा को तूने उपहार दिया तो चंदा उपहार हो गया। दहेज के संबंध में दहेज में चंदा लिया, आप बोलोगे हाँ, सम्मान कम होगा, प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर पाओगे, उधार लेना पड़ेगा। और देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही कंडीशन है, उधार लेना पड़ेगा, दिवालिया हो जाओगे, संपत्ति बेचनी पड़ेगी, कार्य चरित्र को निर्दोष खुद साबित करना पड़ेगा, प्रभाव कम हो जाएगा, दूसरा विवाह करना पड़ेगा क्योंकि पहले से आपने अवचार कर लिया था, मिसकंडक्ट कर लिया था, ये हो गया खत्म। इतना सा तो बचा हुआ है 23, 24, 25, 26। अब इतनी सारी जब चीजें होना शुरू होती है तो क्या होता है, ये होता है भैया कि नशा करने लग जाते हो आप। और कितना नशा, 14 घंटे दिन में नशा करने लग जाते हो। मतलब मादक पेय पदार्थ से रिलेटेड 23वां है। 23 का मानव अधिकार नियमों के तहत ये जोड़ा गया है, 14 वर्ष से कम बच्चों को नियोजन में नहीं रखना, वो वाली बात। तो 23 का क्लियर है। अब 24, 25, 26 तो बहुत ही आसान है और यहां से नॉर्मली आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, बस 25 पूछा जा सकता है। 26 कोई भी नियम, अंतिम नियम जो रहता है वो हमेशा निरसन तथा व्यवृत्ति की बात करता है, मतलब रिपल एंड सेविंग्स, है ना, निरसन तथा व्यावृत्ति। तो इसको आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24, 25 की हम बात कर लेते हैं तो 24 में क्या लिखा रहता है, निर्वचन लिखा रहता है। निर्वचन का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये अब आप अपनी तरफ से याद कर लेना। और 25 में क्या है, शक्तियों का प्रत्यायोजन। क्या बोला मैंने, शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है, अपनी शक्तियों को किसी को सौंपना। ये सब अपन आगे चर्चा करेंगे कैसे क्या करना है। ये 26 के 26 याद हो गए। अब आप बोलो, अब आपसे कोई पूछ ले, है ना, अब आप हेकड़ी जमा सकते हो अपने उन दोस्तों के सामने जो पटवारी नायब तहसीलदार, सॉरी पटवारी क्लर्क या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर है और जो तैयारी कर रहे हैं। आप उनसे पूछना कर लिया 1965 का नियम, वो बोले हाँ हाँ कर लिया।
पूछना। बोला 5 सेकंड का समय दूंगा, बता 16 में क्या लिखा है। 5 सेकंड का समय दूंगा, 11 में क्या लिखा है। 5 सेकंड का समय दूंगा, बता दिवालिया कर्जा किस में लिया है। वो सोचते रह जाएगा, तब तक तो आप 26 की 26 धारा बता दोगे। ऐसे पढ़ा जाता है चीजें, और ये कोर्स आपको इसी में सहायता प्राप्त करेगा। पूरी की पूरी मेहनत आपको बचा देगा। बस आपको रिवीजन अच्छे से करना है। मेरे लेक्चर्स को भले ही डबल स्पीड में देख लो, कंप्लीट कर लेना, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लेना। जरा भी इधर उधर करा, काम आपका खत्म हो जाएगा। पार्ट ए भी इसी प्रकार से स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ाऊंगा। चलिए भैया, एक बार अब इसको, ये सबसे मेन भाग है, इसको छोड़ना मत। एक बार पूरा का पूरा करवा रहा हूं मैं आपसे, फिर आप एक बार बिना देखे बिना देखे बोलना, फिर पेन पेपर से लिखना, और फाइनली फिर मैं कुछ उत्तर दूंगा, उसको कमेंट में जरूर 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 बताना। 2 से 3 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहां पर मैं अभी एक ब्लैंक पेज अगर बचता है तो ले लेता हूं, लेने की कोशिश करता हूं। ब्लैंक पेज नहीं है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4, 7, 9, 10, 22 के भी आपको उत्तर देना है यहां पर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, या तो फिर ऐसा करते हैं, इनको ही मैं मिटा देता हूं, लेकिन मिटाने में समय लगेगा, ठीक है। 1 सेकंड, मैं लिखने के बाद इसको आगे बढ़ा दूंगा तो समय बचे, मतलब कट कर दूंगा वीडियो को तो समय बच जाएगा, है ना। तो 1, 2, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार, मेरे साथ बोलो, फिर एक बार बिना देखे बोलना, फिर पेन पेपर से लिखना, काम खत्म हमेशा के लिए। सेकंड में क्या था, परिभाषाएं। 2 क 2 ख ग में था शासन, शासकीय सेवक, कुटुंब के सदस्य, ठीक है, ये हो गया। 3 में क्या था, सामान्य तौर पर 3 काम करना है, तत्परता और शिष्ट आचार और शासन की नीतियों का पालन, तो ये भी आपको खत्म हो गया। निकट संबंधी वाली मैंने आपको बात बताई थी, तो 4 किलोमीटर से दूर नहीं। 56 इंच का सीना, तो 56 इंच के सीने में आपको क्या बताया था, राजनीति निर्वाचन नहीं करना है, प्रदर्शन हड़ताल नहीं करना है। साथ में मैंने आपको क्या बताया था, अवकाश, संघ, ठीक है, फिर संघ बनाकर आपको कहां नहीं जाना है, प्रेस मीडिया के पास नहीं जाना है, आलोचना नहीं करना है, साक्ष्य के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जा सकता है जानकारी देने के रूप में, और 14 क में 12 क में जानकारी की सूचना हो गई। यहां तक हमारा एक कोरिलेशन था। तेरे चंदा को तूने क्या उपहार दिया और क्या दहेज में चंदा लिया, आप बोलोगे हाँ। इसके बाद सीधा सीधा काम हो गया, सम्मान कम हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी में कारोबार नहीं कर पाओगे, उधार लेना पड़ेगा, दिवालिया हो जाओगे, जंगम स्थावर संपत्ति वाली बात हो जाएगी, फिर कार्य को या अपने चरित्र को निर्दोष साबित करने वाली बात हो जाएगी, है ना। फिर प्रभाव आपका कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा तो द्विविवाह करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अवचार किया था, अवचार के बाद आप नशा करने लग जाओगे। फिर 24 घंटे में से 14 घंटे 26 निरसन व्यावृत्तियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और 24-25 में एक में निर्वचन है और एक जो है दायित्व को सौंपना हो गया। ये हो गया काम खत्म, ठीक है। अब हम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कमेंट में उत्तर देना और इसके बाद उसको उत्तर देना, एक बार याद कर लो उसके बाद, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, बताइए भैया, नियम नंबर 16 में क्या दिया गया है, ठीक है। देखो, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को लेट याद होता है, लेकिन 2 बार में तो ये आपको 100% याद हो जाएगा। अब अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में 16 नियम में क्या दिया है, तो आपको शुरू से नहीं देखना है, कहां से कोरिलेशन शुरू है, 13 से। तो तेरे चंदा को तूने क्या उपहार दिया, क्या दहेज में चंदा लिया, मतलब 14 क तक आप पहुंच गए। 14 क तक आप पहुंच गए, मतलब 15 में क्या था, सम्मान, 16 में नौकरी नहीं कर पाएगा, ये 16 हो गया भैया प्राइवेट नियोजन या फिर कारोबार। दी एंड हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं अवचार या मिसकंडक्ट कौन से में, तो आपको इतना थोड़ी याद रखना है। आपको पता है 22 में द्विविवाह है, मैंने अवचार किया था इसलिए दूसरी शादी करनी पड़ी, मतलब 22 का हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया संघ बनाने की बात कहां है, तो अवकाश लेकर संघ नहीं बनाना, तो 7 में अवकाश था, 8 में क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। अगर मैं अब आपसे दूसरी तरीके से पूछ लूं कि बताइए दिवालिया या फिर कर्जे वाली बात किस नियम में दी गई है, तो आपको फिर क्या करना है, 13 से ही आना है। तो 13, 14 सम्मान, प्राइवेट कंपनी, उधार लेना, दिवालिया का मतलब किस में हो गया, 18 में हो गया। ये काम आपके खत्म हो गए, ठीक है। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको आप बढ़िया तरीके से सीधा सीधा क्या कर लेना है,
कहाँ कहीं दिया होगा, तो वो आपने कमेंट मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप उसका कमेंट ऑप्शन में जरूर दो। और कैसा आपको लगा पढ़कर ये आपको बताना है। मैंने बेस पूरे के पूरे नियम में कहां पर क्या है सब कुछ पढ़ा दिया है। अब अगले लेक्चर्स में हम इसके अंदर की एक एक बात को बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे और वहां पर भी आपको अच्छे से रिवाइज हो ही जाएगा। बेसिक कंप्लीट, अब अंदर घुसना शुरू करेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और रिपीट कर रहा हूं एक बार और, ये जो कोर्स है आपकी दशा दिशा सब कुछ बदल देगा, आपका समय बचा लेगा, प्रॉपर ऑथेंटिक नोट्स आपको मिलेंगे, कोरिलेशन से चीजों को याद करवाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है इस कोर्स के अंतर्गत। लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, बिना देर किए तुरंत इस कोर्स को ले लो, बहुत बहुत काम आने वाला है। और दूसरी बड़ी एग्जाम्स में भी जो पीबी में लेता है, आप अगर तैयारी करो तो पार्ट ए तो आपको फिर हमेशा के लिए वहां मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, डिटेल में अब अपन जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।